मराठा साम्राज्य जो कि छत्रपतियों और पेशवाओं के अधीन रहा। छत्रपतियों के अधीन जो परंपरा चली उसे शिवाजी वंश परंपरा के नाम से जानते हैं, जबकि पेशवाओं के अधीन जो परंपरा रही वो अंततः 1818 में समाप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस नई श्रृंखला में। इस लेक्चर में हम लोग शिवाजी की प्रारंभिक जीवन और उनके सैन्य अभियान के बारे में देखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग शिवाजी के जो प्रशासनिक व्यवस्था रही और शिवाजी के उत्तराधिकारी रही जो भी रहें उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जबकि इसके बाद मराठा साम्राज्य का तीसरा लेक्चर आपके सम्मुख आएगा, जिसमें हम लोग पेशवाओं के अधीन शासन व्यवस्था को बड़े बारीकी से देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हम लोग शिवाजी से। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि शिवाजी वंश परंपरा में शिवाजी, फिर संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई और शाहू पेशवाओं के अधीन जो परंपरा रही आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसके बारे में मैं तीसरे लेक्चर में डिस्कस करूंगा मराठा साम्राज्य के। आइए आगे देखते हैं। तो मराठा छत्रपतियों की वंशावली आपके सामने है एक दृष्टि में। शाहजी, भोसले एवं शिवाजी, इसके बाद से छत्रपति शिवाजी 1627 से 80 तक इन्होंने शासन किया था मराठा साम्राज्य पर। इनकी तीन पत्नियां थी। पहला साईबाई, दूसरा सोयराबाई, तीसरा पुतलीबाई। ये पुतलीबाई ही ये इनकी जब मृत्यु हुई 1680 में तो इनके साथ सती हो गई थी। इसके बाद इनकी पहली पत्नी निम्बालकर से संभाजी का जन्म हुआ। फिर संभाजी के पुत्र शाहू जी रहे। फिर सोयराबाई से राजा राम का जन्म हुआ। राजा राम की दो पत्नी ताराबाई और रासबाई थी। ताराबाई से शिवाजी द्वितीय का जन्म हुआ, जबकि रासबाई से संभाजी द्वितीय का जन्म हुआ था। शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय थे। तो ये पूरी एक श्रृंखला आपने यहाँ देख ली। आइए आगे चलते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे। शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो इनके जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला 1627 से 59 तक, जिसमें हम लोग इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखेंगे। दूसरा 1659 से 1674 तक, और तीसरा 74 से 80 तक जब इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। तो इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था, पहाड़ी दुर्ग था ये। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। पितृपक्ष से शिवाजी सिसोदिया वंश के और मातृपक्ष से देवगिरी के यादवों के वंश से संबंध रखते थे। इसके बाद अगर हम देखें, शिवाजी के जो संरक्षक की भूमिका में थे और जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव शिवाजी पर पड़ा था वो थे दादाजी कोंडदेव। तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे और सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई के बाद किसी का पड़ा तो दादाजी कोंडदेव का प्रभाव पड़ा। इसके अलावा शिवाजी को अस्त्र शस्त्र तथा घुड़सवारी की दीक्षा भी उन्होंने ही दी थी। कोंडदेव और इसके साथ समर्थ गुरु रामदास के संपर्क में रहने के कारण शिवाजी ने हिंदू धर्म तथा हिंदू जाति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम अपने अंदर पैदा किया। इस तरीके से शिवाजी का एकमात्र जो लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो था स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करना। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो मराठाओं यानी महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि रही, मराठाओं की जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि रही, उसका मराठा के भौगोलिक इतिहास का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। चूंकि महाराष्ट्र ऊंची पथरीली भूमियों से भरा हुआ प्रदेश था, इसलिए मराठे गुरिल्ला युद्ध करने में दक्ष हो गए। इसके अलावा वर्षा की न्यूनता और उपज की कमी भी यहाँ रहती थी, जिसके कारण से मराठों का जीवन सरल, सादा और धनहीन था। इस कारण से ये कठिनाइयों को सहने में भी दक्ष हो गए। इसके अलावा 15वीं 16वीं सदी में महाराष्ट्र क्षेत्र में धार्मिक आंदोलन हुए। एकनाथ, तुकाराम, ये सब आप लोगों ने सुना होगा। इस धार्मिक आंदोलनों ने मराठों के मन में राष्ट्रीयता की भावनाओं को भर दिया। इसी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी और अपना राज्याभिषेक कराया। आइए आगे देखते हैं। शिवाजी की कुछ प्रारंभिक विजयों के बारे में देख लेते हैं। प्रश्न एक महत्वपूर्ण है कि शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो तोरण का किला, याद रखिएगा। हालांकि कुछ एक पुस्तकों में सिंहगढ़ का भी नाम मिलता है कि 1643 ईस्वी में 43 में
उन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था, लेकिन कोंडाना विजय इसे ही कहते हैं, जो कि 1647 में, इसलिए संभवतः सिंहगढ़ का जो किला है वो 1647 में जीता गया था। इसी किले को जीतने के बाद बीजापुर के सुल्तान अप्रसन्न हो गया था और शिवाजी के पिता शाहजी को उसने कैद कर लिया। इसके बाद 1654 में उन्होंने पुरंदर का किला जीता, फिर 1656 में जावली पर आक्रमण करके वहाँ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस तरीके से इन सब विजयों के बाद शिवाजी के राज्य के जो दक्षिण पश्चिम में विस्तार के द्वार पूरी तरीके से खुल गए, यानी अरब सागर से सटे हुए। शिवाजी की राज्य की जो सीमा थी वो अरब सागर से होते हुए ऊपर सतपुड़ा की पहाड़ी के नीचे तक थी। हालांकि आइए देखते हैं आगे। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि अफजल खां की हत्या। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और भरे दरबार में अफजल खां ने बहुत सेखी भी बघारी थी कि अपने घोड़े से बिना उतरे ही इस पहाड़ी चूहे को बंदी बना लेगा। लेकिन जब शिवाजी की मुलाकात अफजल खां से हुई और दोनों गले मिलने के लिए एक दूसरे के पास आए, तो उसी समय अफजल खां विश्वासघात करने को तत्पर था और वो एक कहा जाता है कि एक दूसरे को आलिंगन करते समय अफजल खां ने शिवाजी को दबाकर तलवार से मारना चाहा। शिवाजी जो पहले से होशियार थे, तुरंत अपने बखनख से अफजल खां का वध कर दिया। बखनख जो शिवाजी हाथ में पहनते थे, आप नेट पे सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा, कांटे की तरह ये रहता है आगे हाथ पे पहनते हुए। तो ये कांटे से इन्होंने छुरा घोंप कर पेट में अफजल खां का वध कर दिया। इस तरीके से अफजल खां का वध हुआ और बीजापुर पर शिवाजी की का आधिपत्य स्थापित हुआ। शिवाजी के जीवन के द्वितीय भाग की बात करें तो शिवाजी की लगातार सफलताओं से भयभीत होकर औरंगजेब ने 1659 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। वर्षा ऋतु के आने पर शाइस्ता खां, जो कि पुणे में ठहरा हुआ था, शिवाजी ने यहीं कूटनीति की चाल चली और रातों रात शाइस्ता खां के ऊपर हमला कर दिया, जिससे शाइस्ता खां और उसकी सेना घबरा गई और खिड़की के रास्ते भाग खड़ी हुई। इस तरीके से शिवाजी की जो शक्ति थी उसमें वर्चस्व हुआ। इसके बाद से पुरंदर की संधि आती है। पुरंदर की संधि की अगर बात करें तो औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था। तो पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी 22 जून 1665 में। संधि की कुछ शर्तें थी जिसके तहत शिवाजी ने 23 किले मुगलों को दिए, जबकि 12 अपने पास रख दिए। इसके अलावा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया गया, यानी शिवाजी को अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना पड़ा। शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट को सहायता देने का भी वचन दिया, यानी शिवाजी ने कहा कि जब भी बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध अगर मुगल कोई अभियान पे जाएंगे तो शिवाजी मुगलों की सहायता करेंगे। इस तरीके से ये है पुरंदर की संधि, जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी 22 जून 1665। हालांकि कुछ स्रोतों में दिनांक अलग अलग दिया होगा। इसके बाद से राजा जय सिंह के ही अनुरोध पर शिवाजी मुगल दरबार में पहुंचे थे, आगरा पहुंचे थे, लेकिन वहां पर इनका बड़ा अनादर हुआ था। अनादर होने के बाद से भरे दरबार में ही उन्होंने शिवाजी ने जय सिंह को बहुत भला बुरा कहा, जिससे शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को जयपुर महल, जो कि आगरा में है, बंदी बना लिया गया। बड़े चालाकी से शिवाजी वहां से भाग निकले। दरअसल हीरोजी फरजंद, जो कि शिवाजी का हमशक्ल सौतेला भाई था, शिवाजी ने अपने बिस्तर पर लिटाकर 18 अगस्त को अपने पुत्र संभाजी के साथ अलग अलग टोकरियों में बैठकर भाग गए। तो इस तरीके से वो यहाँ से भागते हुए पहले मथुरा गए, फिर वहाँ से प्रयाग, काशी, गोंडवाना और गोलकुंडा होते हुए अंततः रायगढ़ वापस आ गए। तो ये आपने देखा कि शिवाजी कैसे कहाँ बंद थे, तो जयपुर महल में, आगरा में बंद थे। ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद से हम देख लेते हैं शिवाजी के जीवन का तृतीय काल 1674 से 80 तक। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा कराया गया। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और उनकी पत्नी सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। किसे? सोयराबाई को राजमहिषी घोषित किया गया। इस अवसर पर श्री शिवाजी
छत्रपति उत्कीर्ण सोने और तांबे के सिक्के भी चलाए गए थे जब और एक नया संवत भी जारी हुआ था। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन शिवाजी का दूसरा राज्याभिषेक भी करना पड़ा क्योंकि 17 जून 1674 को शिवाजी की माता जीजाबाई का देहांत हो गया, जिसके कारण से 24 सितंबर 1674 को बाकायदे तांत्रिक विधि से कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी नामक सुप्रसिद्ध तांत्रिक द्वारा यह दूसरा राज्याभिषेक संपन्न कराया गया। तो इस तरीके से ये शिवाजी की पूरी जीवनी रही और थोड़े बहुत सैन्य अभियान किलों को जैसे उन्होंने जीता। आपको यह बता दें कि शिवाजी का अंतिम अभियान और उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान कर्नाटक पर आक्रमण था। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी के किले को जीता। यह उनकी अंतिम विजय थी। ठीक है, तो ये बेलोर तंजौर और जिंजी ये सब कर्नाटक में ही स्थित है। पूछा जाता है कि सबसे अंतिम विजय कौन थी, तो जिंजी का किला। पहली विजय कौन थी, इसके पहले आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जरूर आपको याद होगा, 1646 ईस्वी में। फिर जिंजी को उन्होंने दक्षिण भाग की राजधानी भी बनाई। तो अंततः पुर्तगालियों से गोवा तथा सीदियों से चौल और जंजीरा को शिवाजी छीनने में असमर्थ रहे, लेकिन फिर भी शिवाजी की उपलब्धियों को कम नहीं आंका जा सकता। इस तरीके से शिवाजी के अंतिम दिन बड़े सुखद तो नहीं बीते। संभाजी जो उनके पुत्र थे उनके साथ उनका व्यवहार भी बड़ा अच्छा नहीं था। वह संभाजी के व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। इन सब परिस्थितियों के बीच 2 अप्रैल 1680 को शिवाजी को ज्वर हो गया और 13 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहावसान हो गया। पहले ही आप पढ़ चुके हैं कि पुतली बाई उनकी मृत्यु के साथ सती हो गई थी। तो इस तरीके से आपने शिवाजी के बारे में सारी बातें देख ली। ये शिवाजी के राज्य की एक पूरी आपके पास आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि शिवाजी का राज्य किस तरीके से था। अरब सागर से लेकर इधर सतपुड़ा के दक्षिण में आप देख सकते हैं, सतपुड़ा के ऊपर नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के ठीक नीचे यानी सतपुड़ा पहाड़ियों से नीचे यहाँ पे अरब सागर, जिधर सूरत, दमन, बेसिन, सालसेत द्वीप, बम्बई, चौल, जंजीरा, ये सब आप पश्चिम की साइड में देख सकते हैं। जहाँ जहाँ वहाँ पे दिखा होगा शिवाजी के राज्य की सीमाएं तंजौर में भी थी, इसके अलावा कोलार वगैरह में थी। तो शिवाजी का साम्राज्य बड़ा ही बृहद साम्राज्य था। शिवाजी के प्रशासन के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।